लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब भी स्टूडेंट लीगल रीजनिंग की अपनी क्लैट यूजी के लिए तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड जब वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हमने क्या पढ़ लिया, इतना टेक्निकल सब्जेक्ट, हम इसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। एंड दैट इज वेयर उनको लीगल रीजनिंग से एक फोबिया हो जाता है एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू स्टडी अब आगे लीगल रीजनिंग के लिए, एंड बिकॉज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उनको इतना डिफिकल्ट लगता है। बट एक्चुअली द करेक्ट सिनेरियो इज कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उतना मुश्किल है ही नहीं अगर आप उसको तरीके से समझो। सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू iConta's क्लैट यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 ऐसे हाइपोथेटिकल्स जो आप 100% टारगेट कर सकते हो अपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इतने ज्यादा ये कॉन्सेप्ट्स डिटेल में आपसे क्लैट यूजी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में 100% पता होना चाहिए, बिकॉज देयर हैज बीन ऑलवेज वन पैसेज फ्रॉम दीज टॉपिक्स फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी क्लैट एग्जामिनेशन सिंस द पैटर्न हैज चेंज्ड इन 2019. So that is where I have brought you the top 5 topics for CLAT UG for legal reasoning section in law of contract, ताकि आप ये श्योर हो जाओ कि हाँ इनमें से एक पैसेज आने वाला है और आप इन 5 टॉपिक्स को एटलीस्ट मास्टर कर लो फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। तो एटलीस्ट आपके 5 to 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे while you move ahead with your preparation. So let's dive into it. Stay tuned till the end of the video so that you have a good idea कि आपको कैसे आगे क्या करना है, and that is how you move ahead with the CLAT UG for the law of contract section. क्विक अप्रोच चेकलिस्ट, पहले सबसे पहले एक चेकलिस्ट देख लो। आइडेंटिफाई पार्टीज इन प्रॉमिस, पहले पार्टीज को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्या वो एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं, क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं। स्पॉट द इश्यूज, पिन द रेलिवेंट सेक्शंस, डिसाइड स्टेटस, रेमेडी, वन लाइन कंक्लूजन। ये आपकी एक क्विक चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ये चेकलिस्ट कैसे फॉलो होगी, जब हम 1 by 1 एक एक मास्टर करेंगे हाइपोथेटिकल को, तब हम देखेंगे कि ये चीजें कैसे लगती हैं, हमारी पार्टीज कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम स्पॉट्स को कैसे, इश्यूज को हम कैसे स्पॉट करेंगे, रेलेवेंट सेक्शंस हमारे कौन से उसमें लग रहे हैं, क्या स्टेटस है कॉन्ट्रैक्ट का, वैलिड, वॉइडेबल, हाउ इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी बीइंग डिसाइडेड, क्या रेमेडी है, एंड देन वन लाइन कंक्लूजन कि आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। राइट, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज द कोअर्जन, साइन और आई विल रूइन यू। ठीक है, इसका एक छोटा सा मीनिंग है, साइन कर दो या फिर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। राइट, कोअर्जन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल एक पैसेज पूछ ही लिया जाता है। और नॉट जस्ट कोअर्जन, ये एक टॉपिक होता है जो इसका एक फादर टॉपिक है, विच इज द फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में 5 चीजें आती हैं, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड फ्रॉड। इन 5 में से आपका एक टॉपिक आता ही आता है फ्री कंसेंट में से, दैट इज द 100% गारंटी। एंड उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कोअर्जन। कोअर्जन होता क्या है वो देखो। समीर नीड्स ₹5 lakhs फॉर ट्रीटमेंट, राजू सेज साइन द डीड ट्रांसफरिंग योर शॉप टू मी और आई विल स्प्रेड अ फॉल्स क्रिमिनल एलिगेशन अगेंस्ट योर सिस्टर। राइट, समीर साइंस, आफ्टर ट्रीटमेंट समीर लर्न्स द एलिगेशन वाज फेक एंड वांट्स द डीड सेट असाइड। ठीक है, इसने क्या बोला, समीर ने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, तुम ये ट्रांसफर कर दो अपनी शॉप मेरे नाम पे, अगर तुमने नहीं की तो मैं तुम्हारी सिस्टर के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस वायरल कर दूंगा। एंड दैट इज व्हाट दिस वन पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल होल्ड्स फॉर यू। अब एनालिसिस देखो कि कंसेंट फ्रीली ऑब्टेन हुआ था, क्या रेपुटेशन पे हार्म है, आपने रेपुटेशन पे हार्म है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या फ्री कंसेंट था, एब्सोल्युटली नॉट। सेक्शन 14, क्या इफेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट का, हमें पता है जब कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम दैट एनालिसिस। तो मॉडल आंसर क्या होगा, द डीड इज वॉइडेबल एट समीर्स ऑप्शन, बिकॉज समीर इसको वॉइड करा सकता है, अवॉइड करा सकता है, ही कैन रिफ्यूज टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, ही कैन रिफ्यूज to fulfill the obligations. That is what is called as coercion. And the exam tip is that always mention section 14, 15 and section 19 together and say voidable, not void. That आपके ऑप्शन में कहां पर भी आपको दिखेगा कि कौन सा सेक्शन अगर आपसे पूछा गया है तो आप इसको याद रख सकते हो, नहीं पूछा गया तो आपको हमेशा याद रखना है that it is always a voidable contract. राइट, द नेक्स्ट वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड। राइट, अब जो मैंने आपको 5 चीजें बताई थी उनमें से 2 के बीच में डिफरेंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ एक चीज समझो, इन दोनों में डिफरेंस होता है इंटेंशन का।
इन दोनों में डिफरेंस होता है केवल और केवल इंटेंशन का। यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन खराब नहीं होता, बट फ्रॉड में इंटेंशन आपका 100% खराब होता है। फ्रॉड में यू हैव द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, वेयर एज इन मिस रिप्रेजेंटेशन यू मेक द ट्रू स्टेटमेंट बट लेटर ऑन इट टर्न आउट टू बी फॉल्स। आपने इनोसेंटली बहुत एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो आपको लगता था कि एक सच्चा स्टेटमेंट है, बट वो लास्ट में गलत साबित हो गया। Seller knew, buyer didn't. Hypothetical, Tina sells a car saying never in an accident based on the predecessor owner's oral claim. Tina never checked. टीना ने कभी चेक नहीं किया, उसको पहले वाले सेलर ने जो बताया था उसने वो अपने आगे वाले सेलर को बता दिया। बायर फाइंड्स मेजर प्रायर एक्सीडेंट, वाज इट फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन? डिस्टिंग्विश इंटेंट, जो मैंने आपको बताया, क्या उसका इंटेंशन था डिसीव करने का? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जो पहले बताया था उसने वही आगे बताया। सेक्शन 17 रिक्वायर्स नॉलेज और रेकलेसनेस, कंसीलमेंट, इंटेंट टू डिसीव। मिस रिप्रेजेंटेशन इज एन इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट। है टीना रिपीटेड व्हाट शी वाज टोल्ड एंड डिडंट नो इट वाज फॉल्स। टीना को नहीं पता था कि वो क्या गलत कर रही है। टीना को एक बारी भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या गलत किया, because she told whatever she was told by the predecessor, right? So that is why it is clearly a case of misrepresentation and not fraud. This is misrepresentation. In an exam you have to clearly remember कि आप intention को check करोगे whenever there is a conflict between misrepresentation and fraud. Misrepresentation में आपका कोई intention नहीं होगा cheat करने का, whereas fraud में आपको clear intention दिखेगा to cheat the other party, right? Then third one is bilateral mistake, existence of subject matter, goods already perished. ठीक है, bilateral mistake, both parties under mistake, both parties under mistake, दोनों ही पार्टीज को लॉ नहीं पता, दोनों ही पार्टीज को लॉ नहीं पता, राइट? दोनों पार्टीज को लॉ नहीं पता, सॉरी फैक्ट नहीं पता, राइट? उनको लॉ पता है, वो एक वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, बट दे डू नॉट नो द फैक्ट दैट द गुड्स दैट दे आर एंटरिंग इन द ट्रांजैक्शन फॉर हैज ऑलरेडी बीन पेरिश्ड। गुड्स ऑलरेडी पेरिश हो गए हैं, गुड्स खत्म हो गए हैं, सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज बायलैटरल मिस्टेक, दैट इज बायलैटरल मिस्टेक, राइट? राइट? So let's see the hypothetical here. P agrees to sell 100 bags of wheat in warehouse X to Q. Both believe bags are stored there. Unknown to both, the warehouse burned down the previous night and the wheat perished, right? दोनों ही पार्टीज को नहीं पता कि जो वेयरहाउस में व्हीट स्टोर्ड था वो पेरिश हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहां पर कोई व्हीट नहीं है जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं। बोथ पार्टी शेयर द सेम मिस्टेक इन बिलीफ अबाउट एग्जिस्टेंस। बायलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर असेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। जब दोनों पार्टीज मिस्टेक में होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ना कि वॉइडेबल। Contract is always void, right? Compare with unilateral mistake, one party mistaken which may not void contract, right? Unilateral mistake होती तो सिनेरियो अलग होता, बट यहाँ पर bilateral mistake है तो आपको यहाँ पे वर्ड्स चेक करने होंगे। बोथ पार्टीज अनअवेयर, ऑलरेडी पेरिश्ड, ये सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में चेक करने हैं कि आप इसमें बायलैटरल मिस्टेक का फॉर्मूला लगाओगे अंडर सेक्शन 20, राइट? The next one is supervening impossibility in quantum merit, right? Singer and cancelled concert. This is section 56. Highly important section for your CLAT UG examination. Section 56. Artist A is contracted for 3-night performance. First 2 nights performed, थर्ड नाइट कैंसिल्ड ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर बैनिंग पब्लिक गैदरिंग्स। जब गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर लगा दिया कि पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होंगी, ऑर्गेनाइजर्स रिफ्यूजेस एनी पेमेंट फॉर द 2 nights. कैन द ऑर्गेनाइजर रिफ्यूज फॉर द पेमेंट फॉर द 2 nights? Absolutely not. That is the meaning of quantum merit. Get what you have earned. Get what you have earned. हम आपसे थर्ड नाइट का पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, आपने लेकिन जितना परफॉर्म किया है उतना पेमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। परफॉर्मेंस फॉर द थर्ड नाइट फ्रस्ट्रेटेड बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब गवर्नमेंट ने ही जब ऑर्डर चेंज कर दिया तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। सेक्शन 56 डिस्चार्जेस दैट ऑब्लिगेशन, बट फॉर द सर्विसेज ऑलरेडी परफॉर्म्ड, जो 2 नाइट्स के लिए परफॉर्म कर चुका है, वो क्वांटम मेरिट के रूल के बेसिस पे आपको वो पेमेंट मिलेगी। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, that whatever you have performed, quantum merit, quantity on the basis of merit, जितना आपने परफॉर्म किया है उतना आपको 100% वापस मिलेगा इन द केसेस ऑफ सुपरवीनिंग
impossibility, and the quantum merit. When government act of God prevents future performance, invoke section 56, quantum merit for partial performance. That is what you have to look for in your option while you appear for this any type of question in your CLAT examination. Illegal, opposed to public policy, restraint of trade, marriage, wagering. Again, very very important topic. कभी कभी इससे भी पैसेज आ जाता है, बिकॉज ये बहुत एक छोटा टॉपिक है, हाईलाइट नहीं होता है ज्यादा, लेकिन इसी को हाईलाइट करने के लिए 1-2 साल में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. A wealthy father pays rupees 40 lakhs to B so that B will not marry A's sons. B takes the money but marries him later. Father sues for breach and to recover money. According to the Constitution of India, nobody can stop you from marrying anybody, and any contract done for the restraint of marriage, trade or wagering are void agreements, right? So agreement restraining marriage is void, section 26, and against public policy, wagering or trade of fail, section 26-27, they are all void agreements. A void contract cannot be enforced. Money paid under a void agreement generally not recoverable under the act unless restitution principles apply, right? So in the contract you have to clearly see कि कौन सा restraint of trade, marriage और ये wagering agreement है, तो आप clearly agreement को void बनाओगे and then you are not liable to fulfill the obligations because ये valid ही नहीं है, ये contracts, ये contract valid ही नहीं है, they are null and zero from the very beginning. Nobody can stop you from marrying anybody. Nobody can stop you from any sort of trade or profession that you want to carry upon, and you cannot enter into betting agreements, wagering agreements. That is what is called as illegal or opposed to public policy agreements, right? फाइनल क्विक रिविजन चेकलिस्ट, 2 मिनट बिफोर एग्जामिनेशन आप इसको चेकलिस्ट को पढ़ के जा सकते हो, एंड दैट इज हाउ यू कैन क्लियरली manage your cheat sheet for the law of contract. That is, issue is consent, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, 15, 16, 17, 18, 20, right? If issue is capacity, minor, 11, unsound mind, illegality, restraint of marriage, trade, wagering. Issue is performance, impossibility, frustration, section 56, partial performance, quantum merit, section 65. Always end with status, which is the status, void, voidable, discharge, valid. That is what how you will decide your question. कि आंसर आप कैसे डिराइव करोगे कि आपने पूरा पैसेज पढ़ा, आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, एंड दैट इज हाउ यू विल डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये 5 ऐसे टॉपिक्स थे जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए. अब आप हमें बताओ कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. वी विल कम आउट विद द वीडियो ऑन दैट एज वेल. Till then, all the very best for your preparation. I'll see you in the next video. But if you're somebody who has already started their preparation, but they think that they are not going that well, we have launched the crash course for them. The crash course में आपको कुछ भी क्रैश तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, सब कुछ स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा. हर एक चीज पढ़ाने वाले हैं in detail in the upcoming 80 days of your preparation. Do not miss out the opportunity. Do visit our website www.iconda.in/clat because this is something that we are providing at negligible prices. 80 days की preparation and you will be sitting in your dream NLUs. So why wait? Do check out the details. And if you're looking out for certain resources जहाँ आप daily practice कर सको, अपना competition analyze कर सको, तो हमारे free WhatsApp community groups को अभी join कर लेना. The link is in the description. More than 5,000 students are connected there because they talk on everyday basis and share their ideas. They share how are they preparing so that you get a good idea what your competition is doing at when you are sitting at your home, not that you have to go anywhere. Till then, all the very best. I'll see you in the next one, and do let us know in the comment section if you have any doubts related to this video.